सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हम चर्चा कर रहे थे गुप्तकाल के बारे में, और गुप्तकाल के बारे में हम कुछ एक चीजें पढ़ चुके थे। कुछ एक चीजों में जैसे हमने ये बात कर ली थी कि गुप्तकाल का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में 3री शताब्दी के अंत में हुआ, ये बात हमने कर ली। गुप्तकाल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, है ना। और श्रीगुप्त की उपाधि कौन सी है? महाराजा। श्रीगुप्त के बारे का, श्रीगुप्त का खुद का कोई अभिलेख नहीं है। श्रीगुप्त के बारे में जानकारी हमें दूसरों से मिलती है। जैसे एक चीनी यात्री था, क्या नाम था उसका? इत्सिंग का यात्रा विवरण, उसका नाम था। एक रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट से जानकारी मिलती है। एक मिलती है प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्र अभिलेख से जानकारी मिलती है। और पूना स्थित ताम्र अभिलेख में से क्या कहा गया है? गुप्त वंश का आदि पुरुष या संस्थापक या मूल पुरुष कहा गया है। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, और घटोत्कच कब तक रहा? 319 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद शासक कौन बना? इसे गुप्त काल का क्या मानते हैं? वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है गुप्त काल का। और फिर हमने बात की थी कि इसने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया और संवत चलाया। कब चलाया संवत? 319-20 में गुप्त संवत चलाया। और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया। और राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। इसके बाद आता है कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि यह प्रसन्न होने पर कुबेर की भांति धन लुटाता था, और नाराज होने पर यह यमराज की भांति प्रतीत होता था। इसको बहुत बड़ा दानी बताया है। रघु और पृथु से भी इसको बड़ा क्या बताया गया है? दानी बताया गया है। फिर हमने इसके बारे में बात की कि इसको वीणा प्रकार के सिक्के चलाए, दरबारी विद्वान इसका ये था। और फिर हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात की कि बताओ प्रयाग प्रशस्ति पर पहला लेख किसका है? अशोक मौर्य का है ना। और दूसरा लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। और प्रयाग प्रशस्ति पहले कहां थी? कौशाम्बी में थी, जिसे इलाहाबाद में कौन लेकर आया? अकबर लेकर आया। और इसे क्या बोलते हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति भी इसको कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमसे यहां तक ही बात कर चुके थे ना। अब इससे आगे समुद्रगुप्त लगभग वैसे हो चुका है। 2-3 बातें और हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो गुप्त काल में हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में। देखो, समुद्रगुप्त के बारे में एक बात तो यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू एरन अभिलेख, अगर आपसे पूछे बताओ एरन अभिलेख कहां पर है? एरन अभिलेख कहां है? तो एरन अभिलेख कहां पर है? एमपी में। एरन अभिलेख के अनुसार बताइए समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? बता सकते हो? समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम है दंत देवी। क्या नाम है? दंत देवी इसकी पत्नी का नाम था। किसकी? समुद्रगुप्त की। ये कहता है एरन अभिलेख। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ समुद्रगुप्त का उद्देश्य क्या था, समुद्रगुप्त क्या चाहता था, तो समुद्रगुप्त के उद्देश्य के बारे में बताते हैं कि समुद्रगुप्त का उद्देश्य था किसका? धरणी बंद का। किसका उद्देश्य है? धरणी बंद। धरणी बंद का मतलब क्या होता है? धरणी बंद का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी को एकता के सूत्र में बांधना। ये तो हुई पॉजिटिव बात। और वैसे अगर दूसरी दृष्टि देखें इसको, तो यानी ये संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य धरणी बंद का था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का शासक कौन था? कोई बता सकता है क्या? समुद्रगुप्त के समय कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि वहां का शासक कौन था, श्रीलंका का शासक कौन था। समुद्रगुप्त के समय कुषाण शासक कौन था? अगर आप में से कोई बताना चाहे, समुद्रगुप्त के समय कुषाण शासक कौन था? तो देखो, श्रीलंका का शासक था, इसका नाम था मेघवर्मन। क्या नाम है? मेघवर्मन। और कुषाण शासक उस समय हुआ करता था केदार। एक बार सवाल पूछा गया था कि बताओ समुद्रगुप्त ने क्या किसी बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, किसी बौद्ध भिक्षु को मंत्री, देखो यहां पर यह बड़ी बात है क्योंकि समुद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी है? किस धर्म का है? किसका उपासक है? शैव धर्म का है क्या भगवान विष्णु का है? भगवान विष्णु का है ना, वैष्णव धर्म का उपासक है। वैष्णव धर्म का उपासक कोई व्यक्ति, भगवान विष्णु का उपासक कोई व्यक्ति अगर किसी गैर धर्म के व्यक्ति को मंत्री बनाता तो बड़ी बात है ना। तो आपसे पूछ रहे बताओ समुद्रगुप्त ने किस बौद्ध भिक्षु को मंत्री बनाया? समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु
को मंत्री बनाया। अब बताओ उस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? बौद्ध भिक्षु को मंत्री बनाया और उसका नाम था क्या? उपगुप्त। इसको क्या बनाया था? इसको मंत्री बनाया था। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं इतना। एक चीज और हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए। और देखो ये यहां पर मैंने लिखा है कि बौद्ध भिक्षु को मंत्री बनाया, तो एक नाम तो इसका उपगुप्त है और एक दूसरा नाम मिलता है इसका, अन्य नाम। अन्य नाम बता सकते हो इसका है? अन्य नाम, इसका अन्य नाम है वसुबंध। वसुबंध, ठीक है ना? तो ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। वसुबंध नामक जो है बौद्ध भिक्षु, इसको क्या बनाया था? मंत्री बनाया था, या उपगुप्त को मंत्री बनाया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि एरन अभिलेख, अकॉर्डिंग टू एरन अभिलेख, एरन अभिलेख के अनुसार, एरन अभिलेख जो है, इस एरन अभिलेख के अनुसार इसकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है दंत देवी। हालांकि बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें आपसे अगर पत्नी का नाम पूछ ले, बहुत नहीं पूछता वैसे। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य आप ध्यान रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था धरणी बंध का। धरणी बंध का मतलब क्या होता है? धरणी बंध का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी को एकता के सूत्र में बांधना। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी को एकता के सूत्र में बांधना, सूत्र में बांधना। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई आवश्यकता नहीं। धरणी बंध से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, श्रीलंका का शासक आप ध्यान रख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका शासक कौन था? मेघवर्मन था। कुषाण शासक कौन था? कुषाण शासक कौन था उस समय? केदार था। और आपको ध्यान हो तो पहले ये गुप्त काल के शासक थे, किसके सामंत थे? कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे। ठीक है ना, श्रीगुप्त हुआ, घटोत्कच हुआ, और इसने बौद्ध भिक्षु, इसका नाम है वसुबंध, इस वसुबंध या उपगुप्त को क्या बनाया? मंत्री बनाया था। ठीक है ना, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, वसुबंध। इसको ऐसे लिख तो आप ऑब्लिक करके वसुबंध ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, वसुबंध कर लिया नोट। अब देखो आगे एक और समुद्रगुप्त की बहुत इंपॉर्टेंट बात। कभी कभी सवाल आता है समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए, बात यह है। तो आप में से कोई जवाब देना चाहिए कि समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए, बता सकते हो? हैं? कितने प्रकार के? देखो हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सिक्के चलाए। आप में से कोई नाम बता सके कि समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के कौन कौन से चलाए हैं? फटाफट आप नाम बोल सकते हैं, बोलना चाहो तो बताइए। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। पहला प्रकार है कौन सा प्रकार? गरुड़ प्रकार। कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार है गरुड़ प्रकार। इसने गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए। मैंने आपको शायद बताया था कि मौर्य काल का प्रतीक मोर था और गुप्त काल का प्रतीक है गरुड़, है ना? तो इसने गरुड़ प्रकार के क्या चलाए? सिक्के चलाए। और क्या चलाया इसने? इसने वीणा प्रकार के भी सिक्के चलाए। ठीक है, वीणा प्रकार के। और इसने क्या चलाए? इसने अश्वमेघ प्रकार के। इसका मतलब क्या है कि संभवतः समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया होगा। वीणा का मैंने आपको बताया था, ये श्रेष्ठ वीणा वादक था, वीणा बजाने में इतना माहिर था कि एक बार को तो नारद जी को भी शर्म आ जाए। नहीं, इसके बाद इसने और चलाए कैसे? धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए। और क्या चलाए इसने? एक चलाए इसने परशु प्रकार के सिक्के। तो गरुड़ प्रकार के, वीणा प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के, धनुर्धारी सिक्के, परशु प्रकार के, और एक हैं व्याघ्र हनन प्रकार के। मतलब उस पर व्याघ्र का चित्र बना हुआ था सिक्के पर। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के सिक्के बने। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है? यहां से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कैसे सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं चलाए गए? तो 3 तो दे देगा इनमें से और एक कोई अलग दे देगा। ठीक है, जैसे कर देगा, जैसे मान लो ऑप्शन मैं आपको दूं, बताओ क्वेश्चन तो ये होगा कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के नहीं चलाए। ऑप्शन ए गरुड़ प्रकार के, वीणा प्रकार के,
अश्वमेघ प्रकार के या मयूर प्रकार के? आंसर क्या होगा? मयूर प्रकार। ऐसे यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद बताओ, समुद्रगुप्त के बाद फिर शासक कौन बनता है? समुद्रगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है, समुद्रगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है, तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? कौन बनता है बताओ? देखो, आपको पढ़ के आना चाहिए, नहीं थोड़ा बहुत पढ़ के आना चाहिए ना, है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद कौन बनता है? इसके बाद शासक बनता है चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखो, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, इसका शासनकाल आप देखोगे आप तो लगभग 380 से लेकर 414 ईस्वी तक रहा। ठीक है, हालांकि कई किताबें 1415 भी लिखती हैं, और लेकिन मैं लिख रहा हूं 1414। ठीक है, 1-2 साल का वेरिएशन आपको मिल जाता है। बताओ, मैंने इसका शासनकाल लिखा है, मैंने ये शासक लिखा है, इसमें कोई दिक्कत? सही है ना शासनकाल? कोई दिक्कत थोड़ी इसमें? 5 साल कहां गए भाई? समुद्रगुप्त तो कब तक रहा? 75 तक रहा था ना, 73-75 तक रहा समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त सेकंड का जो टेन्योर आप देख रहे हो वो है 380 से। फिर 5 साल क्या रहा? 5 साल कहां गए हैं? 5 साल रहे। 5 साल में इससे पहले एक विवादित शासक आता है, और उस विवादित शासक का नाम है रामगुप्त। क्या नाम है? रामगुप्त। रामगुप्त का जो शासनकाल है वो 375 से 380 ईस्वी, है ना, 375 एडी से 380 एडी तक ये रहता है। लेकिन इस रामगुप्त को विवादित माना गया है। विवादित माना गया है। कई किताबें इसको मानती है कि ये था, कई बोलती हैं नहीं था। ठीक है, हम इस रामगुप्त के बारे में भी 2-3 लाइन लिखेंगे, लेकिन रामगुप्त के बारे में 2-3 लाइन इसी में लिखेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड में। ठीक है, रामगुप्त को हमने लिख दिया, यह 5 वर्ष तक रहा है, लेकिन आदमी कैसा है? विवादित आदमी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है, देखो, हम गुप्त काल के जितने भी शासक पढ़ेंगे ना, उनकी जानकारी साथ साथ में लिख रहे हैं कि इसकी जानकारी हमको यहां से मिली। जैसे हमने पढ़ा श्रीगुप्त के बारे में हमने बात की कि भाई इसकी सिंह के यात्रा ऋण से मिलती है, उससे मिलती है। फिर हमने पढ़ा चंद्रगुप्त सेकंड, सॉरी फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड की फर्स्ट की जानकारी हमको मिलती है राजा रानी प्रकार के जो सिक्के हैं ना, उनसे मिलती है। फिर हमने पढ़ा कौन? समुद्रगुप्त की जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। अब हम पढ़ रहे हैं कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी का स्रोत क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या है? एक तो है क्या? महरौली। एक तो है क्या? महरौली का लौह स्तंभ। महरौली का लौह स्तंभ। और महरौली का लौह स्तंभ हमको कहां से मिला है? दिल्ली से। और इस महरौली के लौह स्तंभ की विशेष बात क्या है, ये बताएंगे आपको। ठीक है, दूसरा एक है उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी गुहालेख। गुहालेख समझते हो क्या? समझते हो गुहालेख? तो हमने पढ़ाई है उदयगिरी गुहालेख। गुहालेख किसको बोलते हैं? जो गुफा में लिखा गया। और उदयगिरी गुहालेख हमको जो मिलता है वो मिलता है एमपी से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास इसकी जानकारी का स्रोत है कि चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी हमको यहां से मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या चंद्रगुप्त सेकंड के कोई उपनाम है क्या? क्या इसको किसी उपनाम से जानते हैं क्या? चंद्रगुप्त सेकंड को जानते हैं, इसके कई उपनाम है ना। इसको क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड को हम कहते हैं देवराज। इसको कहते हैं क्या? देवगुप्त। देवगुप्त। और इसका सबसे पॉपुलर नाम जो है वो क्या है बताओ? चंद्रगुप्त सेकंड का सबसे पॉपुलर नाम क्या है? पॉपुलर नाम है विक्रमादित्य। क्या है? विक्रमादित्य। ये इसका सबसे पॉपुलर नाम है। आप कई किताबों में देखोगे, कई किताबों में चंद्रगुप्त सेकंड नहीं लिखा है, चंद्रगुप्त सेकंड की जगह पर क्या लिखा है? केवल विक्रमादित्य लिखा है। विक्रमादित्य सेकंड बोल देते हैं इसको, कई जगह केवल क्या लिखते हैं? विक्रमादित्य लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसके बारे में जानकारी हमको एक तो महरौली के लौह स्तंभ दिल्ली से मिलती है, एक उदयगिरी गुहालेख एमपी से मिलती है। और उपनाम इसका क्या है? इसका उपनाम है देवराज है, देवगुप्त है, और क्या बोलते हैं इसको? विक्रमादित्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे अब देखो एक जानकारी, मैं जो जानकारी की बात कर रहा हूं इस रामगुप्त के बारे में बात करूंगा। रामगुप्त के बारे में जानकारी क्या है?
कि विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त का एक ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलत जवाब दोगे। बताओ विशाख दत्त के ग्रंथ का नाम बताओ। मुद्रा राक्षस। हालांकि ये सही है लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं वो गलत है। आप विशाख दत्त का एक ग्रंथ और है, इसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। इस देवीय चंद्रगुप्तम के अनुसार, इस देवीय चंद्रगुप्तम के अनुसार मतलब ये ग्रंथ बताता है हमें किसके बारे में? इस रामगुप्त के बारे में। इस ग्रंथ के अनुसार क्या बता रहा है कि जो रामगुप्त था ना, रामगुप्त, मैंने आपको बताया रामगुप्त का शासन काल कितने वर्ष का है? 5 साल का है। जब रामगुप्त शासक था, रामगुप्त जब शासक था तो उस समय क्या हुआ? रामगुप्त शकों से पराजित हो गया। शकों से क्या हो गया? पराजित, मतलब शकों से हार गया, है ना, पराजित हो गया। अब शक क्या, शक मैंने आपको, शक विदेशी थे, विदेशी आक्रमणकारी थे शक। अब शक क्या करना चाहते हैं? शक इन गुप्तों को या रामगुप्त को डिमोलाइज करना चाहते हैं। भाई हमारे सामने कभी सिर नहीं उठा सके व्यक्ति। देखो जब डिमोलाइज होता है ना तो उसको छोटी छोटी से, कभी आप इंटरव्यू में जिस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, अगर आप किसी बात पर थोड़ा सा भी डिमोलाइज हो गए ना तो फिर उस सरल से सरल प्रश्न का जवाब आप नहीं दे सकते। आप डिमोलाइज हो गए फिर कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे कई रीट में, रीट का जो एग्जाम हुआ उसमें कई लोगों ने गलती की। बताओ महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिल गया चेतक, चेतक काला कर दिया, ये सही है ना? तो क्या हो गया? गलत हो गया, है ना? कई लोगों से हुआ ना। कई बार हम सावधानी नहीं बरतते, केवल सरल है बहुत, कोई दिक्कत नहीं। तो या तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाए या ज्यादा बढ़ जाए, ये भी समस्या है। अगर ज्यादा बढ़ गया तब भी दिक्कत है, ठीक है ना? तो ये शक क्या, शक चाहते थे भाई गुप्तों का कॉन्फिडेंस लूज होना चाहिए, गुप्त अपमानित होने चाहिए। तो रामगुप्त शकों से हार गया। रामगुप्त जब शकों से हार गया तो शकों ने रामगुप्त को बोला कि तेरी जो पत्नी है ना, पत्नी, इसका नाम क्या है? इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। पत्नी का नाम क्या है इसका? ध्रुव देवी, या इसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। बहुत सुंदर थी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। शकों ने कहा कि हम तुझे छोड़ देंगे, तुझे तेरा राज्य वापस कर देंगे, तेरे को बख्श देंगे, लेकिन तुझे अपनी पत्नी ध्रुव देवी को हमको सौंपना होगा। अब ये जो है रामगुप्त, ये रामगुप्त राजी हो गया, बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं सौंप दूंगा, है ना। इसने बोल दिया, किसने बोल दिया? रामगुप्त ने। यानी रामगुप्त शकों को अपनी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को सौंपने के लिए क्या हो गया? राजी हो गया, राजी हो गया। लेकिन तभी रामगुप्त का भाई, रामगुप्त का भाई कौन है? रामगुप्त का भाई है चंद्रगुप्त सेकंड। क्या नाम है? चंद्रगुप्त सेकंड। इस चंद्रगुप्त सेकंड को इस बात की सूचना लगती है कि ये जो रामगुप्त है ये क्या कर रहा है? अपनी पत्नी ध्रुव देवी को, यानी कि इसकी भाभी को, किस सौंप रहा है? शकों को सौंप रहा है। तो इस चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने भाई रामगुप्त को मतलब हत्या कर दी, हत्या कर दी। अपने भाई रामगुप्त क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इस चंद्रगुप्त सेकंड ने इन शकों को हरा दिया। शकों का क्या बहादुर था ये? शकों को हरा दिया, अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी, और ये चंद्रगुप्त सेकंड वेड्स ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। इसने क्या किया? अपनी भाभी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से इसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो इस प्रकार कई इतिहासकार इस कहानी को मानते हैं और कई इतिहासकार इस कहानी को नहीं मानते, ठीक है ना। तो हमने यहां पर मोटी मोटी जो बातें की हैं वो मोटी मोटी 2-3-4 बातें हैं। पहली बात ये रामगुप्त व्यक्ति कैसा है? विवादित आदमी है। ये कैसा है? विवादित है। कई लोग इसको मानते, कई लोग नहीं मानते। दूसरा, चंद्रगुप्त सेकंड हमने पढ़ा 380 से लेकर 414 ईस्वी तक। मैं कह रहा हूं कई किताब लिखती हैं 415 तक, तो उससे ऐसे घबराना नहीं कि भाई उन्होंने 414 लिखा है, 15 लिखा दिया। मैं 15 भी लिख सकता हूं, इसको मिटा के 15 कर दूंगा। लेकिन मोस्टली आरबीएससी किताबें 14 ही लिखती हैं। और किसी भी शासन, प्राचीन भारत में शासनकाल पूछना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग आरबीएससी एनसीईआरटी में मतभेद है। कोई कुछ लिखते हो, 1-2 साल का वेरिएशन मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी हमको मिलती है मेहरौली के लोह स्तंभ दिल्ली से। मेहरौली के लोह स्तंभ दिल्ली की विशेष बात क्या है कि इस पर जंग नहीं लगी है, इस पर जंग नहीं लगी।
मतलब ये लोहे की नंबर 1 क्वालिटी का बना हुआ है। लोहे में जो सबसे आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, अलग अलग प्रकार के जो लोहे होते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का बना हुआ है महरौली का लोह स्तंभ दिल्ली। और महरौली की लोह स्तंभ दिल्ली में अब तक जंग नहीं लगी है ना। तो ये विशेष बात है, इसकी जानकारी मिलती है। इसमें महरौली का लोह स्तंभ दिल्ली जो है, इसमें इसको चंद्र कहा गया, चंद्रगुप्त सेकंड क्या कहा गया, चंद्र कहा गया। एक जानकारी मिलती है हमको कहां से, उदयगिरी गुहालेख एमपी से मिलती है। उपनाम मैंने आपको इसके बताई दिए, देवराज है, देवगुप्त है, विक्रमादित्य है, ठीक है। और विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस तो है ही पॉपुलर, लेकिन ये जानकारी हमको किससे मिलती है, विशाख दत्त के किससे, देवी चंद्रगुप्तम जो ग्रंथ है उससे मिलती है। और देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ के अनुसार मैंने आपको बताया कि जो रामगुप्त है, इस रामगुप्त क्या हो गया, रामगुप्त शकों से पराजित हो गया। पराजित होने के बाद रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंपने का क्या कर लिया, वादा कर लिया कि मैं अपनी पत्नी को तुमको सौंप दूंगा। लेकिन इसकी खबर किसको लगती है, चंद्रगुप्त सेकंड लगती है। चंद्रगुप्त सेकंड क्या करता है, चंद्रगुप्त सेकंड क्या करेगा, इन शकों को क्या कर देता है, हरा देता है, और फिर अपने भाई रामगुप्त की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और फिर आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त सेकंड वेड्स ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी। बोलो यहां तक बात समझ में आई, यहां तक आप नोट कर चुके हो, है ना। तो इसको ऐसे ही लिख लो आप। हालांकि ये कोई ऑथेंटिक कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी गुप्त काल का कल्चर इंपॉर्टेंट है, कल्चर ज्यादा पूछता है गुप्त काल का। अब देखो, इसके बाद हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और भी बातें करेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इस चंद्रगुप्त सेकंड ने, इसने अपनी राजधानी को बदला, और राजधानी को बदलने के बाद कर दूं आगे, इसने, यानी हम बात किसी कर रहे हैं, इसका नाम लिखता हूं, बार बार आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इसने अपनी राजधानी बना लिया किसको, उज्जैन को। किसको बनाया, उज्जैन कहां पड़ता है, एमपी में, राजधानी बनाया। ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इस चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके दरबार में कौन रहते थे, नवरत्न रहते थे। और इनके नवरत्नों के अगर कोई नाम बता देगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तो आपको आना ही चाहिए ना भाई। नवरत्नों में से आप 4-5 का भी नाम बता दोगे तब भी बहुत सही रहेगा, है ना। तो कोई ऐसा विद्यार्थी जो हिम्मत कर सके 4-5 नामों को बता सके, नवरत्न, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न बता सकते हो, 2 नाम, 1 नाम, ऐसे नाम है। ओके, कौन, तेनालीराम तो उसमें था, कृष्णदेव राय के दरबार में, है ना। अब देखो, इसका दरबारी विद्वान बहुत ही शानदार आदमी, जिसका नाम कालिदास। क्या नाम है, कालिदास। देखो ये जो कालिदास है ना, कालिदास के बारे में मैं 2-4 मिनट आपको कुछ बताऊं। कालिदास अपने जमाने का महान क्या था, महान मूर्ख व्यक्ति था। कौन, कालिदास। कालिदास के बचपन का नाम था बंदरू। इसको बंदरू बोलते थे। अब होता क्या है कि कालिदास के समकालीन एक राजकुमारी हुआ करती थी। उस राजकुमारी का नाम था विद्योत्मा। विद्योत्मा नामक राजकुमारी के बारे में यह कहा जाता है कि विद्योत्मा इतनी विद्वान थी कि बहुत विद्वान थी। कौन, विद्योत्मा विवाह योग्य थी, और उसके लिए राजा ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो भी राजकुमार शादी का इच्छुक हो वो विद्योत्मा शादी। पहले क्या होता था, इंटरव्यू टाइप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वयंवर। उसमें पहले क्या है, लड़की स्वयं ही वर चुनती थी, है ना। 2-3 सवाल इंटरव्यू पूछा, उसके बाद पसंद आ गया तो गले में क्या डाल दी, वरमा डाल दी। अब विद्योत्मा को देखने राजकुमार आते। अब राजकुमारों से सवाल पूछती, कौन, विद्योत्मा। राजकुमार कहाँ पढ़ते हैं, जवाब दे नहीं पाते, तो वो शादी नहीं करती। भाई आपने ये बहुत कम केसेस देखे होंगे कि लड़की तो सब इंस्पेक्टर है और लड़का बाबू है या लड़का कांस्टेबल है, तो बहुत कम, जब तक कोई और चक्कर नहीं हो तब तक क्या है, संभावना बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगी, है ना। ऐसा है कि नहीं। अब क्या है, विद्योत्मा तो क्या है, बहुत विद्वान है, और बाकी जो राजकुमार आए उनको 2-4 सवाल पूछे, 2-4 सवाल में राजकुमार फेल हो जाए तो मना कर दे, बोल नहीं शादी। अब राजा परेशान, राजा चिढ़ता, राजा राजकुमारी कुछ बोलता नहीं, मंत्रियों को बोलता,
और तुम कोई योग्य राजकुमार नहीं ला सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम बोल जाओ। मंत्री क्या कहाँ से लाए भाई, राजकुमार पढ़ते नहीं, क्या करे मंत्री। राजा गुस्सा है, राजा ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर कोई योग्य राजकुमार नहीं लेकर आया तो इधर तुम सबको लटका दूंगा। बोले मंत्रियों का मूड खराब, मंत्री क्या करे, मंत्री इधर उधर चल देंगे ढूंढने के लिए। मंत्री 5-7 मंत्री के बाद जंगल में होकर जा रहे थे, उस जंगल में ये जो कालिदास और बंदरू, ये बंदरू क्या है, एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और डाली को काट रहा था। अब डाली वो थी, इसमें खुद ही बैठा था ये, है ना, मतलब जिस डाली पर कालिदास बैठा था उसी डाली को काट रहा था। कालिदास मूर्ख था। अब होता क्या है कि अब तो कई लोग खुरापाती होते हैं, कई लोग खुरापाती नहीं होते कि कई लोग, जैसे आप घर में बाई हो, अब बाई जैसे आपके सामने तो बच्चे को, आप छोटा बच्चा उसको प्रेम करती है और मेरा बेटा बाबू ऐसे उसको बोलती है, लेकिन जब आप ऑफिस चले जाते हो पीछे बाई और बच्चा वो पीटती है। वो अगर बच्चा बोलने लायक नहीं तो बोल नहीं सकता बच्चा, है ना, ऐसे होता ना कि कोई खुन्नस निकाल। अब एक मंत्री को बोला यार राजा बहुत परेशान कर रहा है, राजकुमार बहुत परेशान कर रही, बोले ऐसा करो इसी को ले चलो। क्या भाई, मतलब अपनी, है ना, तो उसको बोला, कई लोगों ने बोला, मंत्री बोले नीचे आ जा, बंदरू नीचे आ, लेकिन बंदरू नीचे नहीं आ रहा। एक मंत्री थोड़ा अनुभवी था, उसने बोला कि इसको ऐसे बोले तेरी शादी कराएंगे, नीचे आ। तो उसको ऐसे बोले तेरी शादी कराएंगे, तो तुरंत नीचे आ गया। कौन? कालिदास। बोले कराओ शादी, है ना। तो उसने कहा ऐसी शादी नहीं होगी। बोले हमारे साथ चल। उसको नहलाया धुलाया, राजकुमार जैसे कपड़े पहनाए। उसको बोला कि भाई तेरे शादी कंडीशन ये है, तेरी शादी कब होगी, जब तू हमारे साथ चलेगा, राज दरबार में चलेगा, तेरी शादी हम राजकुमारी से कराएंगे, और लेकिन शर्त यह है कि तू बोलेगा नहीं, अगर तू बोल गया तो तेरी शादी नहीं होगी। बोल ठीक है। अब साहब कालिदास चल दिया, कालिदास चल दिया दरबार में, उसको लेके राजकुमार जैसा उसका रूप दे दिया। और फिर उसको मंत्री ने बोला विद्योत्मा को, विद्योत्मा बोले क्या तू विद्वान बनी फिरती है। बोले अभी हम ऐसा खतरनाक विद्वान लेकर आए हैं जिसको बोले कोई सवाल पूछ लो, पर ये क्या है, बोलेगा नहीं। ये बोलता है तो उसको नॉलेज बहुत ज्यादा है, फिर ये रुकता नहीं है बोलने से। नहीं, इसलिए क्या करो, ये तेरे सवालों के जवाब कैसे देगा, केवल इशारों से दे देगा, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। देखो यहीं से आपको ध्यान, शादियों में फैक्रोलॉजी होती है क्या, शादियों में फैक्रोलॉजी होती है ना, तो ऐसे ही फैक्रोलॉजी हो रही है कालिदास के टाइम पर भी। शादी में आप देखो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपसे कोई सफाई नहीं मांगता है कि लड़का कितना पढ़ा है, क्या खाता है पीता है। प्राइवेट जॉब में बहुत संकट होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो आपको बहुत सफाई देनी पड़ती है, घर वालों को आपको तो क्या देनी पड़ती है, घर वालों को देनी पड़ती है। हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट आती है गाँव में, भले नहीं आती हो लेकिन आती है। लड़के की सैलरी चाहे 25,000, उसको बता 45,000, टीए अलग मिलता है, बस का किराया अलग मिलता है, ये मिलता है वो मिलता है, बहुत बोलना पड़ता नहीं बोलना पड़ता। अब बताओ, आप भले ही कांस्टेबल हो या आप भले ही कोई कुछ भी हो, मतलब गवर्नमेंट जो आपकी कोई मार्कशीट भी देखेगा क्या आपसे, कोई आप काले हो, आप भले ही जेड ब्लैक हो ना, तब भी आपको आपकी शादी अच्छी लड़की से होगी, ऐसा है कि नहीं। ये गवर्नमेंट जॉब का प्रभाव। अब क्या होता है, कालिदास दरबार में पहुंचा, विद्योत्मा ने कहा कि मैं सवाल पूछती हूँ। तो विद्योत्मा ने कालिदास को पूछा कि बताओ ये जगत और ब्रह्म, ऐसे करके बराबर, ये जगत और ये ब्रह्म ये एक हैं या अलग अलग है। ये जगत और ये ब्रह्म, मतलब जगत और ब्रह्म एक है कि अलग अलग है। तो कालिदास तो मूर्ख था, उसको क्या समझा रहा है कि जगत ब्रह्म क्या होता है। तो वो ऐसे बार बार ऐसे करे ना उंगली को, ये इधर के इधर। तो कालिदास समझा, बोले ऐसे बोल रही है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो कालिदास ने इशारा में बोला, बोले दोनों फोड़ दूंगा, दोनों। क्या? तो विद्योत्मा समझ गई, बोले अरे ऐसे बोल रहा है कि जगत ब्रह्म एक नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। उसने 2 उंगली की ना, बोले जगत और ब्रह्म एक नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। बोले यार वास्तव में विद्वान है तो उसने और पूछो। मंत्रियों ने बोला पूछ ले, फिर बाद भी कोई गारंटी नहीं अपनी, है ना। तो फिर उसने विद्योत्मा ने ऐसे हाथ किया, ऐसे बोले बताओ इन 5 तत्वों से मिलकर क्या बनता है, इन 5 तत्वों से मिलकर क्या बनता है। बार बार ऐसे करे। तो कालिदास समझा, बोले ऐसे बोले थप्पड़ मारूंगी। तो कालिदास ने बोला मुक्का मारूंगा, मुक्का। अब विद्योत्मा समझ गई, ऐसे बोल रहा है कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर। बोले तो वास्तव में विद्वान आदमी, बोले, है ना। अब तो ये कहानी सच है कि झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा चल रहा है। अब क्या होता है कि अंततः कालिदास और विद्योत्मा की शादी होगी। शादी होने के बाद क्या है, उनका जो कमरा था 3-4 मंजिल ऊपर, एक खिड़की थी, ऐसे इधर रास्ता जा रहा था। तो कालिदास क्या खिड़की में पीछे देख रहा था, तो एक ऊंट जा रहा था, ऊंट रास्ते में होकर ऊंट जा रहा था। बोले यार ऊंट जा रहा है। तो उसके इतना बोलते ही विद्योत्मा समझ गए मूर्ख है। तो भाई संस्कृत में इससे उच्चारण नहीं आ रहा, उष्ट बोलते ना ऊंट को। बोले ये तो 100% क्या है, मूर्ख है। विद्योत्मा गुस्सा है, विद्योत्मा ने उसी खिड़की में से कालिदास को नीचे फेंक दिया। अब नीचे था काली माँ का मंदिर, एक हाथ में आप जानते हो काली माँ के एक हाथ में तलवार, एक में मुंडी, एक में खप्पर, ऐसे होता है ना।
तो नीचे था काली माँ का मंदिर, और जैसे ऊपर से गिरा तो उसकी जीभ गिरी तलवार पर, थोड़ी सी उसकी जीभ कट गई और जीभ कट के उस खप्पर में गिर गई। काली माँ प्रकट हुई, बोले यार ये ऐसा कौन सा मेरा भक्त है जिसने मुझे जीभ दान में दी है। तो बोले बता भक्त तुझे क्या चाहिए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले मुझे विद्योत्मा ने फेंका है, उसको पीटो जाके। तो जीभ कट गई तो विद्योत्मा तो निकला नहीं, मुझे विद्या निकला। तो काली माँ ने सोचा विद्या मांग रहा हूं, बोला तथास्तु। ऐसे कर दिया उसने, तथास्तु किया। उसके बाद कपड़े झाड़ के कालिदास फिर पहुंचा चढ़ के ऊपर पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया। तो विद्योत्मा ने अंदर से पूछा, बोले अस्ति कश्चित वाग विशेष, ऐसा उसने बोला, भाई बाहर कौन है। तो कालिदास ऐसा कहते हैं, इन्हीं 3 शब्दों को सुनकर वापस चला गया, और इन्हीं 3 शब्दों को सुनकर कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे। कितने लिखे? 7 ग्रंथ। 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंशम कुमार संभवम। 2 खंडकाव्य लिखे, मेघदूतम ऋतु संहार। 3 नाटक लिखे, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल। आप देख लो, केवल 3 शब्द सुन के चला गया कालिदास। नहीं, अगर कहीं विद्योत्मा और कालिदास में लड़ाई हो जाए तो इतना ग्रंथ लिख दे, वो इतने ग्रंथ लिख दे कि पढ़े नहीं जाए। नहीं ऐसा, तो ऐसा कहते हैं कालिदास के बारे में। अब कितना सच है कितना, ऐसे कई लोग हैं ना, जैसे ना तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, तो वो रत्नावली के प्रति क्या था? भावुक था। तो उसने भी जब रत्नावली ने उसको डांट लगाई तो वो फिर चला गया। तो एक तो है चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में, एक तो था कालिदास था, एक कौन है? एक है धन्वंतरी नवरत्नों में है, और एक है कौन? वराह मिहिर। एक कौन है? एक है वररुचि। एक कौन है? एक है बेताल भट्ट। एक है अमर सिंह। एक है शंकु। एक है शपणक, और एक है कौन? घटकर पर। ठीक है ना। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इस चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न है, इनको आप ध्यान रखेंगे। और इन नवरत्नों के जो कारनामे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। कालिदास की रचनाएं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्वंतरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वराह मिहिर के बारे में, वररुचि के बारे में, वेताल भट्ट और अमर सिंह का एक ग्रंथ है केवल, है ना, इनके बारे में ऐसा कोई विशेष नहीं। शंकु, शपणक और घटकर पर, ये चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न थे। तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित से कौन सा व्यक्ति चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में नहीं था, या कौन सा था। तो ऐसे इनको ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये नवरत्न हो गए, एक हो गया कालिदास, एक हो गया धन्वंतरी, एक हो गया वराह मिहिर, एक वररुचि, बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, शपणक, घटकर पर, ठीक है। तो इन ग्रंथों को, इन नवरत्नों को आप ध्यान रखेंगे। लिख चुके हैं। तो इसकी राजधानी लिख लो, राजधानी इसकी उज्जैन, इसने उज्जैन को राजधानी बनाया। इसके दरबार में क्या थे? नवरत्न थे। नवरत्न आप अब तो लिख चुके हैं, लिख लिया क्या है? अब देखें आगे, देखो अब आगे चर्चा करें। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इस चंद्रगुप्त सेकंड की शादी हो गई अब, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह, हाँ बोलो। चंद्रगुप्त सेकंड, अब देखो इसको मैं ऐसे बताता हूं। चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड वेट्स कुबेर नागा। किससे हुआ? कुबेर नागा, है ना। इन दोनों की साथ शादी हो गई। ये कुबेर नागा किस वंश की है? कुबेर नागा जो है नाग वंश की राजकुमारी है, नाग वंश की राजकुमारी, ठीक है ना। नाग वंश की राजकुमारी, इसका नाम था कुबेर नागा। इस कुबेर नागा से चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इस चंद्रगुप्त सेकंड और कुबेर नागा, इन दोनों की एक संतान हुई, और संतान जो हुई उसकी पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था? इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। बताओ क्या प्रभावती गुप्त पहले आई है? क्या आई थी ना। प्रभावती गुप्त का कौन सा अभिलेख है? पूना स्थित ताम्र अभिलेख, समझ गए ना, ठीक है ना, प्रभावती गुप्त। अब इनकी पुत्री हो गई प्रभावती गुप्त। अब देखो ये, अब इसकी भी शादी कर देते हैं। प्रभावती गुप्त की भी शादी होगी। प्रभावती गुप्त वेट्स किससे? रुद्रसेन सेकंड से प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ। और रुद्रसेन सेकंड किस वंश का है?
ये किस वंश का है? ये है वाकाटक वंश का। किस वंश का है? वाकाटक वंश का राजकुमार हुआ करता था रुद्रसेन सेकंड। ठीक है, इसमें केवल शादी हो रही है। यहां पर प्रभावती गुप्त का विवाह हो गया किससे? रुद्रसेन सेकंड से। और बताओ रुद्रसेन सेकंड किस वंश का है? वाकाटक वंश का है। और इस विवाह के पीछे एक राजनीतिक कारण था। इस विवाह के पीछे राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण यह है कि एक तो गुप्त वंश मिल गया, इनके साथ और कौन सा वंश मिल गया? एक मिल गया, कौन सा? वाकाटक वंश मिल गया। और इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? इन दोनों ने मिलकर कर दिया शकों का उन्मूलन मतलब एलिमिनेट कर दिया किसको? शकों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया वाकाटक वंश और गुप्त वंश ने मिलकर। ठीक है, और इसका जो मैंने बता दिया, इस शादी का जो राजनीतिक उद्देश्य था वो यही था कि इन शकों को हराना। ठीक है, तो ये आपके बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड है ना, चंद्रगुप्त सेकंड, बताओ चंद्रगुप्त सेकंड ने उपाधि धारण की थी ना? चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि कौन सी है? उपाधि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने किसकी उपाधि धारण की? शक प्लस अरी यानी के सकारी। इसने सकारी की उपाधि को क्या कर लिया? इसने धारण कर लिया। शकों का दुश्मन। अरी का मतलब क्या होता है? अरी का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें। ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इस चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने व्याघ्र शैली के सिक्के भी चलाए। ठीक है, सकारी की उपाधि को धारण करने वाला, व्याघ्र शैली के सिक्कों को चलाने वाला व्यक्ति आपको पता ही है कौन हो गया? चंद्रगुप्त सेकंड हो गया। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या करी कि चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह किया। चंद्रगुप्त सेकंड वेट्स कुबेर नागा किस वंश की है? नागवंश की राजकुमारी है कुबेर नागा। और चंद्रगुप्त सेकंड और नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा की एक पुत्री हुई जिसका नाम क्या था? प्रभावती गुप्त की शादी कर दी। प्रभावती गुप्त की शादी किससे की? और रुद्रसेन सेकंड से की। और रुद्रसेन सेकंड किस वंश का है? वाकाटक वंश का है। फिर दोनों वंश मिल गए, गुप्त वंश मिल गया प्लस वाकाटक वंश मिल गया। दोनों ने मिलकर क्या किया? शकों को हरा दिया, उन्मूलन कर दिया शकों का। इसके बाद शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? उपाधि धारण की किसकी? शक प्लस अरी यानी के सकारी। इसने सकारी की उपाधि को क्या किया? धारण किया। और चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? इसने व्याघ्र शैली के भी क्या चलाए? व्याघ्र शैली के भी सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा चलाए गए। हालांकि व्याघ्र शैली के सिक्के और भी व्यक्ति चला चुका है ना, एक व्यक्ति और चला चुका है ना व्याघ्र शैली के सिक्के। कौन चला चुका है? समुद्रगुप्त। हालांकि समुद्रगुप्त में आप लिखा है व्याघ्र हनन, लेकिन है तो उसमें व्याघ्र ना। तो आपसे पूछ रहे व्याघ्र शैली के सिक्के चलाने वाले कौन है? समुद्रगुप्त भी है और चंद्रगुप्त सेकंड भी है, दोनों ने चलाए व्याघ्र शैली के। मैं हालांकि आपको जब कल्चर पढ़ाऊंगा गुप्त काल का, उसमें सिक्के पढ़ाऊंगा पढ़ाने को, तो ठीक है ना। लेकिन व्याघ्र है तो दोनों व्याघ्र ही ना, उसको मार रहे हैं, हनन मतलब उसको मार रहे हैं। यहाँ पर केवल क्या है? व्याघ्र शैली। बोलो बात समझ में आती है? एक और इंपॉर्टेंट बात है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और बात करें तो देखते हैं। देखो चंद्रगुप्त सेकंड के समय एक चीनी यात्री आया, बताओ नाम है? इसके समय एक चीनी यात्री, इसका नाम था फाइयान। ये फाइयान भारत आया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये है चीनी यात्री भारत आया। अब भारत आया किसके समय आया था? ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया, ठीक है। दूसरी बात, यह जो फाइयान है ये लगभग कब आया? ये लगभग समय कब आया था? तो ये आया था लगभग 399 एडी यानी ईसवी से लेकर ये लगभग 414 एडी तक ये रहा था भारत में, ठीक है ना। जो फाइयान है, एक व्यक्ति हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। वो किस समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। तो फाइयान, चीनी यात्री फाइयान भारत आया, किसके समय आया? चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया। समय लगभग कब आया होगा? 399 ईस्वी के आसपास आया, जो 414 ईस्वी तक ये रहा था। दूसरा, ये जो फाइयान है, अगर इस फाइयान के नाम के अर्थ की बात करें, इसका नाम की व्याख्या करें, तो फा का मतलब होता है धर्म, और हियान का मतलब होता है क्या? आचार्य। क्या होता है इसका मतलब? आचार्य।
यानी इसके नाम का संयुक्त अर्थ क्या है? इसके नाम का संयुक्त अर्थ है धर्माचार। ठीक है, धर्माचार, ये इसके नाम, यानी धर्म का आचार था फाइयान। ठीक है, ये जो फाइयान है, क्या फाइयान का कोई ग्रंथ है? बताओ, कोई ग्रंथ है फाइयान का? कौन सा? फाइयान का कोई ग्रंथ है, और फाइयान के ग्रंथ का नाम है क्या? फो काओ की, ये इसका ग्रंथ है फाइयान का। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें फाइयान के बारे में। देखो फाइयान क्या कह रहा है, इसने यानी फाइयान ने, इसने मध्य भारत को ब्राह्मणों का देश बताया है। मध्य भारत को इसने क्या बताया है? ब्राह्मणों का देश बताया। मध्य भारत में मोस्टली जो लोग रहते हैं ना, वो रहते हैं कौन? ब्राह्मण। ठीक है, तो ये इसका खुद का पर्सनल मानना है। ठीक है, इतिहास इस बात को नहीं कह रहा है, ये खुद कह रहा है फाइयान कि इसने मध्य भारत को क्या होता है कि मध्य भारत जो है वो किसका देश है? वो ब्राह्मणों का देश है। अगला और बात करें फाइयान के बारे में। फाइयान ये कहता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति बार बार राजद्रोह करता है तो बताओ उसकी सजा क्या है? फाइयान कहता है अगर भारत में कोई व्यक्ति बार बार राजद्रोह करता है, राज्य के विरुद्ध विद्रोह करता है, तो उसकी सजा क्या है? एक खतरनाक सजा है। सजा यह है कि बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति की सजा यह है कि उसका दाहिना हाथ काटा जाता था। दाहिना हाथ काटा जाता था। ठीक है, ये इसका कहना है फाइयान का। अच्छा, फाइयान ये भी कहता है, फाइयान ये कहता है कि भारत में जो दैनिक लेन देन है, भारत में जो दैनिक लेन देन है ना, ये दैनिक लेन देन जो है भारत में, दैनिक लेन देन में किसका प्रयोग करते थे? भारत में दैनिक लेन देन में या तो प्रयोग करते हैं किसका? कौड़ियों का प्रयोग करते थे, या क्या करते थे? या करते थे वस्तु विनिमय। क्या करते? वस्तु विनिमय समझते हो? वस्तु विनिमय जैसे कोई वस्तु के बदले कोई वस्तु लेना या देना। जैसे अभी वर्तमान में बात करूं तो अभी बालों से जीरा मिलता है ना, है? मिलता है? कितने गुना मिलता है? बाल बिकते हैं 6। आपने लिया है? तुम्हारे इतने बाल ही नहीं। अच्छा, गर्भफल हो, ठीक है ना? तो ऐसा अभी भी होता है ना? पहले आप देखो, पहले मजदूरों को मोस्टली पैसे देते, अनाज देते। अनाज आज से 15, 20, 30 साल पहले मजदूरों को काम के बदले मोस्टली क्या मिलता? अनाज मिलता। पहले आप अगर बचपन में गांव में रहे हो तो जो है क्या है, कोई लोहे का कोई सामान है, उससे अमरूद खरीद रहे हैं, कभी मूंगफली ले रहे हैं, ऐसे होता नहीं था? और क्या, प्लास्टिक की कोई चीज है उससे खरीदते थे, ऐसा होता ना पहले गांव में, है ना? तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, अच्छा, फाइयान और क्या कह रहा है? फाइयान ये कहता है, इस फाइयान ने अछूतों को चांडाल कहा है। चांडाल कहा है कि अछूतों क्या बताया इसने? चांडाल बताया। और यह भी बताया है कि इन्हें छूना अपवित्र माना जाता था। मतलब इनको छूना सही नहीं माना जाता। इनके बारे में ये भी कहते हैं कि जो अछूत थे, उन अछूतों नगर में प्रवेश भी वर्जित था, और नगर में जब भी वो आते थे ढोल नगाड़ा ऐसे बजाते हुए आते थे, बगैर इनके जो है मतलब इनको दूर से ही ये आगाह करते भाई हम आ रहे हैं, तो दूर हो जाना। मतलब अछूतों की स्थिति को इसने दयनीय बताया। ठीक है ना? चांडाल जो है इनकी स्थिति क्या बताया? दयनीय स्थिति बताया। दयनीय स्थिति बताया। इनकी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, खराब स्थिति थी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। देखो, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फाइयान के बारे में। किसके बारे में कर रहे हैं? फाइयान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और फाइयान के बारे में हम बात क्या कर रहे हैं? फाइयान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं कि ये कहां का था? ये चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था, भारत आया। और भारत किसके समय आया था?
भारत आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। सिंपल बात है, ठीक है। ये कई बार ये भी ऐसे नॉर्मल सवाल आता है कि बताओ फाइयान किसके समय भारत आया था, ये हो गया। दूसरा, समय कब आया, लगभग 399 ईस्वी तक में आया और लगभग कब तक रहा, 414 ईस्वी तक ये रहा था। इसका नाम का अर्थ देखें तो फा का मतलब होता है धर्म, यान का मतलब क्या होता है आचार, इसके नाम का संयुक्त अर्थ क्या हो गया, धर्माचार। इसका ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ हो गया इसका कौन सा, फो काओ की इसका ग्रंथ हो गया। इसने मध्य भारत के बारे में क्या कहा है, इसने मध्य भारत को ब्राह्मणों का देश बताया है कि यहाँ पर मोस्टली लोग ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मणों का ही देश था। बार बार ये कहता है कि बार बार अगर भारत में कोई बार बार राजद्रोह करता था तो उसकी सजा ये थी कि उसका उसके राइट हैंड को क्या करते थे, काटते थे। अगर कोई व्यक्ति बार बार नहीं मान रहा है, बार बार राजद्रोह कर रहा है ना, तो उसके राइट हैंड देखो जब तक सख्त नियम नहीं होंगे ना, तो अब आप देखो मैक्सिमम आप में से अगर कोई गाड़ी से बाइक से आता है ना, आपको पता है मैं रेड लाइट क्रॉस करूं कुछ नहीं होगा, ऐसे है ना, वो आप में से मोस्टली लोग रेड लाइट क्रॉस करते होंगे। लेकिन आप जहां पर कठोर कानून है, सऊदी अरब जाओ आप, है ना, सऊदी अरब में वैसे कोई मेरे हिसाब से वैसे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपने रेड लाइट जंप किया ना तो चालान 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, इतना बड़ा बड़ा भारी चालान। अब बताओ 1 लाख 2 लाख कितना ही अर्जेंट काम हो, अगर 20,000 50,000 चालान हो, आप चाहे कुछ ही हो जाए, पीछे से कोई धक्का ही मारे तब भी आप पार करोगे, नहीं करोगे। नहीं, हम भारत के लोग हमारे देखो पैसा हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। नहीं, 100 रुपए के पीछे के तो कोई मर जाए, कोई पुलिस वाला पीछे भाग रहा है ना, लेकिन फिर भी 100 रुपए हम नहीं देंगे। और पुलिस वाले जो भाई उनकी भी ड्यूटी है और वो आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करना जरूरी है, लेकिन सारे एक जैसे हैं अपन। नहीं, इसके बाद दैनिक लेन देन कैसे होता है, दैनिक लेन देन कौड़ियों में होता था। कैसे होता था, कौड़ियों में होता था, और या फिर कैसे होगा, या फिर वस्तु विनिमय से करते थे। ठीक है, और इसने क्या कहा है, इसने अछूतों को क्या कहा है, चांडाल कहा है, और इन्हें छूना अपवित्र माना जाता था, और इनकी स्थिति कैसी बताई है, इनकी स्थिति दयनीय बताई है। फाइयान के बारे में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि फाइयान ने किसी की प्रशंसा की है। अब ध्यान करो किसकी की प्रशंसा। दूसरा क्लू सुनो आप, दूसरा क्लू यह है कि यह मैंने बात बताई थी मौर्य काल में। तीसरा क्लू सुनो, तीसरा क्लू है यह इसने फाइयान ने बात की अशोक के बारे में। अब बताई दूं कि क्लू से काम नहीं चलता है। और चौथा क्लू, ये तो बहुत नजदीक है, कि फाइयान ने अशोक के महलों के बारे में कुछ कहा है। क्या, सूसा और एकबटना से भी महान बताया है। गलत है, ये नहीं कहा है, ये तो उसने बोला है मेगस्थनीज ने। इसने क्या बोला फाइयान ने, है देखो फाइयान ने क्या बोला, कहां लिखूं, इसमें कहीं जगह तो मैं दिख नहीं रही है ना। फाइयान अगले लिख दो, अगले पेज पे है, ये लिख लिया होगा, नहीं तो लिख लेना। देखो मैक्सिमम पेज 15, चलो यही लिख दो, मैं यही लिखता हूं, चलो कोई बात। देखो फाइयान क्या कह रहा है, देखो फाइयान ने अशोक के महलों को अति मानवीय आत्माओं या देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। ठीक है ना, तो ये बात और आप ध्यान रखेंगे, अति मानवीय आत्माओं या देवताओं द्वारा क्या बताया है, निर्मित बताया है। हालांकि ये बात लिखा चुका हूं, लेकिन फाइयान ने बोली है, इसलिए ये बात मैंने फाइयान में भी आपको बता दी। अब इसको आप नोट कर सकते हो। क्या आज क्लास है, क्या क्लास तो होगी कोई ना कोई, तो नोट कर लिया है? अब स्लाइड इससे आगे है नहीं और समय भी लगभग हो चुका है। ठीक है ना, तो बाकी बातें हम फिर कल करेंगे, और कल पढ़ेंगे क्या, कुमारगुप्त। क्या पढ़ेंगे, कुमारगुप्त। ठीक है।